वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सबराही में फुल कोर्ट बेंच दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भी भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते, पार्लियामेंट की कदर करानी चाहिए। वकील हसन इरफान ने दलाइल दिए कि पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के भी ताबे है। चीफ जस्टिस, वजीर आजम और सदर ने आइन के तहफ्फुज का हल्फ उठाया होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ तक रसाई तक के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हुकूक से जुड़ी है। पहले बताएं कि एक्ट से बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है। दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से आगे निकल चुके हैं। इंसाफ तक रसाई के लिए बुनियादी शर्त आज़ाद अदलिया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। आम आदमी की जिंदगी मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें। साबिक वज़ीर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बयान पर वज़ीर दाखिला ने 10 मरतबा वजाहत की। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत मुल्क के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो इसके तबाहकुन असरात होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिक्वेस्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आके अपनी जमात को लीड करने और कौम को एक उम्मीद देने और उस उम्मीद को यकीन में बदलने का अज़म लेके वो 21 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जो है वो उनका ख़ताब और इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से, KPK से, सिंध से, हर गली हल्ले से लोग इंशाअल्लाह ताला उस दिन लाहौर पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब लाहौर डिवीजन का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में हुआ। इजलास में 21 अक्टूबर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया है और अवामी राब्ता मुहिम के खदोखाल की हतमी शक्ल दी गई है। इजलास में तमाम साबिक MPs और तंजीमी अहदेदारों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है फैसल इब्राहिम। जी फैसल, बताइएगा। फैसल से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नाज़रीन आपको एक बार फिर से बताएंगे लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम साबिक MNAs, MPAs, तंजीमी अहदेदारान की इजलास में शिरकत। इजलास के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत भी इस मौके पर इस इजलास में ही मौजूद है। जबकि नून लीग का लाएअमल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। राना सनाउल्लाह की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। इजलास के अंदर 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तरक्की और आम इंतखाबात की तरफ एक नया दौर होगा। नून लीग का लाएअमल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। नून लीग लाहौर डिवीजन का अहम इजलास हुआ है, जबकि अवामी राब्ता मुहिम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अवामी राब्ता मुहिम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि अवामी राब्ता मुहिम को हतमी शक्ल दी गई है। साबिक MNA, MPAs और तंजीमी अहदेदारान की इजलास में शिरकत के मनाजिर आप देख सकते हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए वतन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जैसे जैसे 21 अक्टूबर नजदीक आ रही है और कारकुनों में जोश और जज्बा बढ़ रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए वतन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने इन ख्यालात का इजहार किया कि जैसे जैसे 21 अक्टूबर नजदीक आ रही है, कारकुनान में जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे 21 अक्टूबर नज़दीक आ रही है, एक जोश जो है, एक बलबला जो है वो बिल्डअप हो रहा है और इसका नुक्ता-ए अरूज जो है वो इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर होगा, जब कायद मोहतरम जो है वो वापस वतन वापस आएंगे। और इसके जो बड़ा डिटेल्ड एक प्लान जो है तरतीब दिया गया है, जिससे जो है वो ज़ाहिर होता है कि इस चीज़ को बड़े एक तरतीब के साथ, एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ जो है अप्रोच किया जा रहा है। इस सारे मसले को, इस सारे प्रोग्राम को, इस सारे जो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हमारी पार्टी की सियासत का और मुल्क की सियासत का। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध में कायम कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों में खाने पीने तआम का इंतजाम होगा, जबकि दोनों ट्रेनें 19 अक्टूबर को कराची से लाहौर की जानिब रवाना हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कमेटियां तश्कील। सिंध की इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर बशीर मेमन की सदारत में इजलास। कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों में खाने पीने का इंतजाम होगा। दोनों ट्रेनें 19 अक्टूबर को कराची से लाहौर रवाना होंगी। वापसी के लिए ट्रेनें 22 अक्टूबर को लाहौर से कराची रवाना होंगी। कराची के तमाम जिले ओहदेदार की इजलास में शिरकत होगी। कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी नासिरुद्दीन महमूद इस्तकबाल के लिए इंचार्ज हैं। कराची के तमाम अजला में कैंप रैलियां निकाली जाएंगी। शहर भर में नवाज शरीफ की वतन वापसी के खैर मकदम बैनर्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल और तारीख देने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा है कि अवाम की तकदीर और मुल्क की किस्मत के फैसले का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के है। इंतखाबात सवालिया निशान बने तो अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी स्केड्यूल और तारीख देने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा है कि अवाम की तकदीर और मुल्क की किस्मत के फैसले का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है। इंतखाबात सवालिया निशान बने तो अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। नैयर बुखारी ने कहा कि अवाम की तकदीर और मुल्क की किस्मत के फैसला इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास ही है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम तसलसल ही पायदार मईशत की जमानत है। इंतखाबात सवालिया निशान बने तो अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बराह रास्त आपको चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ इस वक्त समाअत जारी है। थी वहाँ तो स्लेवरी भी थी, हमारे यहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं, सुनिए, वहाँ राइट ऑफ वोट बड़े सगीर में पहले खवातीन को मिला, उनने बाद में दिया राइट ऑफ वोट। उनकी हम लोग इतने मुतासिर क्यों हो रहे हैं वहाँ से? मैं नहीं हो रहा जी। पर वैसे दूसरों की गलतियों से भी तो सीख सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ यूएस की बात भी आपने चले उसके ना भी करें। अब जनरल बात हो रही है तो मतलब यहाँ तो पहली अपील है ना, यहाँ तो सुओ मोटो में बहुत कुछ हुआ, आपने देखा सर। तो उसकी फिर अपील भी ना हो। सर देखिए, वैसे जनरल बात कर रहे हैं, गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, बट आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन दिस। 184(3) में जो कुछ हुआ, अगेन आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट। नो, नॉट सो। मैं ये कह रहा हूं वो गलत है। देखिए, no, we have to एक second, we have to look at lived experiences, you see, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo moto could be abused and there could be an appeal provided. So वो तो generic बात होगी ना, जाना तो हमने process के through ही है। Process में मेरा आपसे सवाल ये था कि why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent
تو اس جگہ فرق نہیں پڑتا. جہاں ایکسٹینٹ ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے جورسڈکشن, جہاں نہیں ایکسٹینٹ وہاں it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether there should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the Parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184 has been conferred by the Constitution. So can something be done which has been done by the Constitution by providing an appeal through ordinary legislation? And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184.3? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never. No. So that means that this took gaya. So ab aaya hai sirf we are resting with the constitutional amendment. Sir, No, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? it can be. And it has been. It has been. And amendment کہا کہ yes you can challenge it. آپ نے تو خود بڑا نہیں ہم نے نہیں, مگر میں مائنورٹی میں تھا. مگر دیکھیے نا, تو بات وہ جو ہے نا, وہ جو صرف رہ جاتی تو ہم تو دے نہیں سکتے ہیں. اگر ہم ایک چیز نہیں دے سکتے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمان دے سکتی ہے مگر صرف تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے, نہیں سوریے سمپل میجورٹی سے نہیں کرے گی, وہ کرے گی 2/3 میجورٹی. بس یہی فرق رہ گیا نا اب, کیونکہ امینڈمنٹ آ گیا نا کانسٹیٹیوشن کا, بس اتنا فرق آ گیا نا. کر سکتی ہے مگر طریقہ کار غلط ہے. اور یہی اصل کوشچن تھا جہاز صاحب کا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اصل کوشچن یہ ہے, آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, جو اپنا کیس میرے حساب سے آپ کمزور کر رہے ہیں. اگر آپ ادھر ہی ٹھہرتے تو شاید آپ لیے آسانی ہوتی, مگر آپ کیونکہ اب ہمیں ادھر لے گئے تو سوال پھر اٹھتے جائیں گے. میں تو ابھی اپیل والی پروویژن پہ ایکچولی آیا نہیں تھا. اپیل پر آپ آئے ہیں مسٹر بھنڈاری, اپیل پر آئے ہیں تو پھر سوال, آئی ول آلسو گو بیک ٹو مائی اوریجنل کوشچن دیٹ اگر رائٹ آف اپیل سبسٹینٹیو رائٹ دی ہے تو وہ سبسٹینٹیو رائٹ کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے ایک کمیٹی آف 3 ججز which can then decide کہ کتنے سائز بینچ بیٹھے گا اور اس رائٹ کو بلاک کر دے گا. So then that substantive right of appeal which we want people to have, which they have a right to have under this law, that has been blocked. Even in this case, there is a full court sitting, there is no right of appeal now because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial power. The court can never say کہ 10 judges بیٹھیں گے, 11 بیٹھیں گے, because وہ appeal ہو ہی نہیں سکے. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore an 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, because I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. I'll tell you what the flaw in the argument is. The basic argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good. I don't say that. ٹھہر جائیے نا, یہ کوشچن ارائز ہی نہیں ہوگا نا. وہ ابھی تو اپیل ہے ہی نہیں نا, تو یہ ہمارے آرڈر کی اپیل کہاں جائے گی, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے نا. ابھی اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ قانون ہے ہی نہیں تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, ختم. چاہے وہ 5 کے ساتھ سنیں یا 10 کے ساتھ سنیں یا فل بینچ سنیں یا کتنے نمبر ہیں وہ سنیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قانون پہلی دفعہ یہ ایک رائٹ آف اپیل دے رہی ہے. اب آپ کا کہنا کہ کیونکہ یہ قانون رائٹ آف اپیل دے رہی ہے مگر اس کیسز میں تو رائٹ آف اپیل ہوئے گی نہیں. سمپل جواب ہے, بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اگر 17 ججز یا فل کورٹ بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے تو پھر رائٹ آف اپیل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم وی کین امیجیٹلی ریڈ دیٹ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کہ بھائی نیچرلی اپیل نہیں ہے. اگر جو آپ نے ہمیں 2 کیسز دیے, حوالہ دیے,
یوسف رضا گیلانی والا, تو پہلے بینچ تھی 7 کی, دوسری بینچ بنی 8 کی. تو ایفیکٹولی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو یہ قانون کرتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کیا. قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل, تو یہ مفروضہ پہلے ہم کھڑا کریں, رائٹ آف اپیل کدھر جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی, ختم, گھر جاؤ. اگر ہم نے سب فل کورٹ نے کر دیا یا اس مقدار میں ججز نے کر دیا کہ وہ اپیل نہیں ہوگے, اسی لیے ہم بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں کہ ایسے کیس میں تو رائٹ آف اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے ہمارے اختیار کی. مگر جہاں آپ کوئی اپنا کوئی کیس لائیں, فار انسٹنس آپ اپنی پارٹی کا, اگر ہم نے فل کورٹ بٹھا دی تو بات ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کسی کی رائٹ آف اپیل تو ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو پارلیمنٹ نے دی ہے, تو اب کہنا کہ 99% دے دی تو 1% بچ گیا تو کہ اس لیے بیکار ہو گیا, اس لیے لا خراب ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا آرگیومنٹ فنڈامنٹلی فلوڈ ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بٹ یہ میرا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں نا جی. میں یہ کر رہا ہوں, میں فل کورٹ پہ جا ہی نہیں رہا ہوں. میں فل کورٹ میں ٹھیک ہے, فل کورٹ آپ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں, اس کے اوپر کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں. کمپٹنس کا ایشو پہلے حل کر لیں. میں ایک بیکاز کراس دا کمپٹنس دین وی گیٹ انٹو دس کوسچن. میں تو جی اب سوال آ رہے ہیں تو جواب تو دے دیں. اس کا فائدہ تب ہوگا نا. میں ایک اس کا میرا ایک اور فنڈامنٹل اس میں ایشو ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں. Assuming this law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case, under 184(3), you have to make provision for leave 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore, the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by 10 member, 11 member, 12 No member, appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? Overrule is different. دیکھیں اب آپ فرق میں آ گئے. That's وہ اگر ہم کسی اور کیس میں بیٹھ کر, that's a curtailment of your judicial power. Is what right of appeal is a different thing, and right of interpretation and learning from our mistakes or becoming wiser is altogether different thing. Allow me to articulate my point. My point is that if you are stuck with a maximum of 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a curtailment of your... گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے اگر رائٹ آف اپیل مل گئی؟ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ فائدے میں اس میں ہو کسی کیسز میں. ضرور. پھر آپ یہ دو ججمنٹس میں نے دی ہیں سر, ان کو بھی اووررول کر دیں, پروونس کو بھی. آپ سے میں پوچھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو فائدہ یا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے جی. ہو رہا ہے تو بتا دیں. کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے, صرف the only concern is that parliament and my client today, it's going through difficult times, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then, I'm under instructions to say that this is not something that the parliament should be allowed to do. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, I'm under instructions to state, sorry, ہم یہ بالکل نہیں ایکسپٹ کریں گے. اس قسم کی نوعیت کے کیسز میں you are not under any instructions. You appear to assist the court. ٹھیک ہے, I do that. ٹھیک ہے, تو your client can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہیں ساتھ ساتھ I'm under instructions to state. Sorry to say, آپ ماتحت نہیں ہیں. You are an officer of this court first and foremost. And in this case, the matter ends there. Doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not... And the instructions ka lafz na istemal kare. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only concern. In other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Who is to stop Parliament from... کل آئے گا وہ والا لاء, پھر آپ دیکھ لیں گے. ہم نے کوئی بلینکٹ کوئی اتھارٹی تو نہیں دے رہے ہیں. اس کورٹ پہ اسی کمرے میں فزیکل اٹیکس بھی ہوئے ہیں. پارلیمنٹ میں جو ہوتا رہا, سوری پلیز یہ باتیں نہ کریں نا. اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کو, اسی لیے یہ فائر وال کریٹ کی گئی ہے اگینسٹ ٹو پروٹیکٹ دی جوڈیشری. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. پارلیمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کے ہزار چیزیں کرے. ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں پارلیمان کو بھی. ضرور کریں. میں آئی ایم آل فار اٹ. اسی لیے تو میں نے آپ کو انٹری 55 میں سے ایک رستہ دینے کی کوشش کی ہے, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state
has been provided the power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament, the judiciary doesn't make the rules of the executive, the judiciary makes its own rules. Yes, Right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the Constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the Constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires, provide such an appeal? It can't. It can't. Now, Mr. Uzair, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Thank you. Mr. Bhandari, just one. Ji. Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, Yes, yes. then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. It can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred to in the Yes. preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I agree It's not with I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to My lord, explain. even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. Fair enough, that's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I'm not for a moment saying that that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that
And that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So आपका जो point है ना, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my learned brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that. Yes, yes. So, Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? another one, my lord. This is the first one. This is the first one which directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it, pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of England, and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do. Is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Now tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. Like I said, my colleagues are much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered, we could just hear cases only twice a day, and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever, and we could have a vacation for 6 months, or things like this. So you're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the Parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example on its head? Can the Parliament say that your lordship will work? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सबराही में फुल कोर्ट इस वक्त समाअत कर रहा है और आप बराह रास्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल। कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। जराए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल और फलाह व बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी बुनियादी मफाद से मुकद्दम है।
इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। आर्मी चीफ ने कहा है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में इजलास के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। इस मौके पर आपको बताएं मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल है। कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। ज़राए का बताना है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल और फलाह व बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। जबकि एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें आपको बताएं कि सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। तफसीलात के मुताबिक एक पाकिस्तानी शहरी की जान किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा सियाल। राशिदा, मजीद बताएगा, एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है? एपेक्स कमेटी के इजलास में खसूसी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की है। का कहना है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल और फलाह व बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। जी, राशिदा सियाल अपडेट कर रही थी। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।